कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मैथ्स का यानी कि गणित का दूसरा चैप्टर, जो कि हमारी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नेम है पूर्ण संख्याओं पर 4 मूल संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 मूल संक्रियाएं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो होल नंबर्स होते हैं, तो ये होल नंबर्स हमारे होते क्या हैं। तो ठीक है बच्चों, तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो होल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर मतलब कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, एंड डैश 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 मतलब 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक मतलब कि अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो 0 से लेके अनंत तक हमारे जो भी नंबर्स हैं, जो भी हमारी संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम्पल के लिए कोई पूछ ले कि क्या क्या 0 हमारी एक होल नंबर है, तो देखिए इसमें 0 आ रहा है ना, तो यस 0 हमारी क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ लेता है क्या 367 क्या एक होल नंबर है, तो देखिए मैंने क्या बोला था? 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक। अनंत का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अनंत का मतलब है कि पूरे हमारे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जहां तक भी गिनतियां है ना, ठीक है, वहां तक अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है 367 मतलब 367। तो क्या 367 हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है? तो यस, 367 भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 999 क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? ठीक है, 999 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? होल नंबर है? तो यस, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई बोल दे कि क्या -1 हमारी एक पूर्ण संख्या है, क्या -1 होल नंबर है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? वो स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के बाद जितनी भी संख्याएं आने वाली हैं, ठीक है, वो सारी हमारी होल नंबर्स होंगी यानी पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन बच्चों 0 से छोटी जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, 0 से छोटी जितनी भी संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि -1 लीजिए, आपने -1 लिया, आपसे पूछा क्या -1 पूर्ण संख्या है, तो -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या -11 पूर्ण संख्या है, तो नहीं, -11 भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 से छोटी हो गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, क्या पूछता है बच्चों? अगर आपसे पूछे कि क्या 1/2 जो है हमारी वो एक पूर्ण संख्या है, तो क्या बताएंगे आप? तो ये जो 1/2 है ना बच्चों, ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं सिर्फ वो संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट हो और 1, 2, 3 ऐसे क्रम से आती रहे। ठीक है, 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3, मतलब कि इसमें ये जो फ्रैक्शन में जो होंगी, मतलब जो भिन्न में जो संख्याएं होंगी, वो हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने बात कर ली, आप लोगों को समझ में भी आ गया। अब इन पर आधारित हमें 4 मूल संक्रियाएं पढ़नी है, मतलब कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस की जो बात कर रहा है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस की, वो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है हमारा पूर्ति नियम। कौन सा आता है बच्चों? सबसे पहला पूर्ति नियम। ठीक है,
है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजर लॉ। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड क्या आता है बच्चों, उसके बाद हमारा सेकंड आता है साहचर्य नियम। कौन सा आता है बच्चों, साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, साहचर्य नियम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो साहचर्य नियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर का, ये पहला था, ये दूसरा था, अब आया तीसरा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा आता है बच्चों, मतलब कि वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा एक आता है फोर्थ। कौन सा आता है बच्चों, फोर्थ आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ओके बच्चों, जिसे हम क्रम विनिमय नियम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपको आपके सामने चारों हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, पूर्ति नियम यानी कि क्लोजर लॉ, साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ, वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा है पूर्ति नियम। ठीक है, तो ये जो पूर्ति नियम है, ये जो क्लोजर है, वो क्लोजर लॉ जो है वो हमारा है क्या, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पूर्ति नियम है ये कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी हमें ऑपरेशंस दे रखी हैं, जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, उसे सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है, मतलब हल करना है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 3 में अगर 2 को प्लस करो, यानी 3 में अगर 2 को जोड़ो तो हमारा क्या आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा ना आंसर हमारा। जब 3 में 2 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, क्लोजर लॉ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमसे कह देता है कि अगर आप 8 में ऐड करो 11 को, यानी कि 8 में 11 को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, तो जब 8 में 11 को जोड़ते हैं बच्चों तो हमारा 19 आता है। मतलब सिंपली क्या है कि जो पूर्ति नियम है, जो क्लोजर लॉ है, वो बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ये दे रखी होगी, वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको मतलब साइन दे रखा होगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, या फिर डिवाइड करना है, कि क्या करना है आपको, और सिंपली उसे सॉल्व कर देना है। यही आपका पूर्ति नियम होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे 3 के इंटू अगर आपसे 5 को करने को कहे, यानी 3 के गुणा 5 से करने को कहे, तो आपका आंसर आता है 15। तो ये जो आपने करा 3 की गुणा 5 से करके, जो आपका 15 आंसर आया, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूर्ति नियम है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारा पूर्ति नियम होता है, यानी कि जो हमारा क्लोजर लॉ होता है, वो कुछ भी नहीं होता बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उसे सॉल्व करना होता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही हमारा क्या है, क्लोजर लॉ है। ठीक है, ऐड करना मतलब जोड़ना, मल्टीप्लाई करना मतलब कि गुणा करना, घटाना, ठीक है, और भाग करना। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, पूर्ति नियम में आता है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, क्लोजर लॉ होते हैं। ठीक है, अब दूसरे लॉ की हम बात कर लेते हैं। दूसरा लॉ हमने क्या बताया था, दूसरा लॉ हमने बताया था साहचर्य नियम। क्या बताया था बच्चों हमने, दूसरा साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, साहचर्य नियम को हम इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ना बच्चों,
उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना सबसे बेटर तो यही रहता है कि आप लोगों को अपने हाथों से नोट्स बनाने चाहिए। तो ये साहचर्य नियम है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब ये जो एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, वो हमारा होता क्या है? तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि हमें एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 1 + 2 + 3, ठीक है, ये हमने जब सॉल्व करा, ठीक है, सबसे पहले ये जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि = 6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है, तो ये क्या कहता है कि जो आपने ये वाली जो इक्वेशन लिखी है, ये वाला जो आपने समीकरण जो ये लिखा है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है 1 + 2 + 3, ठीक है, तो अगर आप इसे ऐसे कर दें कि 1 + 2 को एक साथ ले लें ब्रैकेट में, ठीक है, और जो हमारा 3 बचा है उसे आप ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 और 1 कितना होता है? 3 और ये 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हम 1 को ऐड करें, ठीक है, 1 को ऐड करें 2 + 3 में, ठीक है, यानी 1 को अगर हम 2 और 3 को जोड़ने के बाद अगर 1 को जोड़ते हैं तब भी हमारा आंसर 6 आता है, और अगर हम 1 और 2 को जोड़ने के बाद 3 को जोड़ते हैं तब भी हमारा आंसर 6 आता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि पहले इसको जोड़ने के बाद हम इसे जोड़ें, ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ने के बाद हम इसे जोड़ें, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ने के बाद हम इसे जोड़ें, ठीक है। तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि हमारा आंसर जो रहता है वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम, ठीक है, समान रहता है। तो यही हमारा बच्चों क्या है? यही हमारा साहचर्य नियम है। क्या है ये? हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 3 × 2 का ले लेते हैं, ठीक है, गुणा का 3 × 2 × 9, ठीक है, 3 × 2 × 9। इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा? यही आएगा ना, 3 × पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, 9 दूनी 18 और 18 छक्के 18 तिया 54, यही आएगा ना बच्चों, 54 आएगा, 54, ठीक है। इसके बाद हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इन दोनों को हमने इंटू करा, ठीक है, इन दोनों को इंटू करने के बाद इसे इंटू करा, ठीक है, हमारा आंसर आया 54। तो फिर हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा था कि पहले आपने इन दोनों को इंटू करा, उसके बाद इसे इंटू करा, तो आपका आंसर 54 आया, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें 3 × 2 कर दें, ठीक है, उसके बाद इंटू 9 कर दें, मतलब कि पहले हम इंटू जो है अब इन दोनों की करा दें, 3 और 2 की, ठीक है, और बाद में 9 से इंटू कर दें, तब भी हमारा आंसर बच्चों क्या आएगा? देखो 3 दूनी 6 × 9 कितना आया? 6 9 54, यानी कि हमारा आंसर फिर भी कितना आया? 54 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे करके गुणा कर रहे हैं, तब भी हमारे 54 आंसर आ रहा है। अगर हम 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी 54 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो मतलब कि अगर हम इसके ब्रैकेट को चेंज कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ से उठाकर हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट को पूरा उठाने का मतलब है कि पहले आप इस इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा? आपका आंसर सेम आएगा। ये जो ब्रैकेट वाला फंडा है ना बच्चों, कि ये जो ब्रैकेट है मतलब कोष्टक जो है, ठीक है, इसे जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आप शायद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है हमारी,
ठीक है, ब्रैकेट यानी कोष्टक है, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ये बॉड मास, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी क्या आ रही है, बी आ रही है। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज आपके आगे की है, बॉड मास, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये साहचर्य नियम जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो साहचर्य नियम है ना, ठीक है, तो इसकी साहचर्य नियम किस किस पे लागू हो रहा है और किस किस पे लागू नहीं हो रहा है। तो देखो हमने ऐड करके देखा कि 2 में, ठीक है, 2 + 3 + 5 करा, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 और 3 8 और 2 10 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्या करते, 2 + 3 कर दें, ठीक है, और +5 कर दें, 2 3 5 और 5 10, तब भी क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा एडिशन है, मतलब कि ये जो हमारा जोड़ने के लिए जो हमारा रूल है, ठीक है, योग के लिए हमारा जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो हमारा फॉलो करता है, ठीक है। जो एडिटिव जो एडिशन जो होता है वो हमारा साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा इनटू का, देख लेते हैं किसका, देख लेते हैं बच्चों हम, दूसरा हमारा गुणा का। तो अगर हम गुणा की बात करें तो देखो 2 × 3 + 5 करो, ठीक है, सॉरी 3 × 5 करो, तो कितना आएगा, 3 पंचे 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करते हैं क्या, 2 × 3 कर ले और × 5 कर ले, तो क्या आएगा, 2 3 6 पंजे 30, यानी कि आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आ रहा है। तो यानी कि ये जो गुणा है, ठीक है, ये भी हमारे साहचर्य नियम को फॉलो कर रही है, ठीक है। इस पे भी साहचर्य नियम लागू हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे, किस पे बच्चों, गुणा पे, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ गुणा पे। अब हम देख लेते हैं क्या भाग, अगर हम भाग करें तो क्या भाग पे भी ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम भाग करते हैं तो क्या भाग पे फॉलो करता है ये या नहीं करता, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 12, ठीक है, 12 डिवाइड बाय, ठीक है, 12 को भाग करो 6 से, फिर उसे डिवाइड करो 3 से। तो देखो बच्चों अगर आप ये करते हैं, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3, मतलब 12 को 6 से भाग, फिर 3 से भाग। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, अभी के लिए आप इतना जानो, सबसे पहले जो ब्रैकेट है ना उसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12, ठीक है, 12 को डिवाइड बाय, इसे सॉल्व करा तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा ना, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 2। फिर जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, कितना आ जाएगा 6 आंसर, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये साहचर्य नियम को, ये जो भाग है वो लागू, मतलब साहचर्य जो भाग है उस पे साहचर्य नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं, 12 डिवाइड बाय 6 को एक साथ लिया ब्रैकेट में, फिर करा डिवाइड बाय 3, ठीक है। यही तो करते हैं ना, ब्रैकेट एक्सचेंज कर देते हैं, ब्रैकेट को बदल देते हैं हम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 6 दूनी 12, कितना आया बच्चों हमारा 2 आया, ठीक है, 2 आया। अब 2 की डिवाइड, 2 डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो देखो बच्चों आपको 2 को डिवाइड करना है 3 से, 2 को 3 से भाग देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा ये 0.66 ये आएगा। तो देखो आपने जब ऐसे करके सॉल्व करा तो आपका आंसर 6 आया, उसके बाद जब आपने ब्रैकेट्स को चेंज किया, मतलब कोष्टक को जब बदल दिया, ठीक है, जब आपने एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम लगा दिया, ठीक है, तो आपका आंसर ये आया ना आपका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है ना वो साहचर्य नियम
पे सॉरी ये जो साहचर्य नियम है वो भाग पर हमारा लागू नहीं होता है। मतलब कि हमारा ये जो डिवाइडेशन है बच्चों, ये जो डिवाइडेशन है, ठीक है, जो हम डिवाइड करते हैं वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ऐसे ही हम माइनस का देखते हैं, माइनस का करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, कि जो हमारा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, गलती से थोड़ा सा मिटा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना किसकी तरफ, सब्सट्रैक्शन की तरफ। हम देखते हैं कि जो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब जब सब्सट्रैक्शन करते हैं मतलब अगर हम घटाते हैं तो क्या हमारा उस पे ये जो एसोसिएटिव सब्सट्रैक्शन पे हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम 3, ठीक है, सॉरी दूसरा ले लेते हैं 9 - 6 - 2, 9 - 6 - 2, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं मतलब पहले से ही सॉल्व कर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 - 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4 बचे। तो फिर ये हो जाएगा 9 में से 4 गए, कितने बचेगा, 5 बचेगा। अब इसे करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, 9 - 6 करा, फिर -2 करा, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गए, कितना बचा, 9 में से 6 गए। ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। उसके बाद 3 बचा -2, और 3 में से 2 गए बच्चों तो कितना बचा, 1 बचा। ध्यान से देखिए, ये था हमारा 9 - 6 - 2। ठीक है बच्चों, जब हमने 6 में से 2 को हमने घटाया तो हमारा 4 बचा, 9 ऐसे ही उतारा, दूसरा माइनस भी ऐसे ही उतार लिया। जब हमने 9 में से 4 को हमने घटाया बच्चों तो हमारा आंसर आया 5। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने इस पे एसोसिएटिव लॉ मतलब कि साहचर्य नियम को लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने इसे सॉल्व करा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 गए तो हमारा 3 आया, और उस 3 में से फिर हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं बच्चों। क्या आ रहे हैं बच्चों, डिफरेंट, मतलब कि अलग आ रहे हैं। ठीक है, अलग आने का मतलब है कि ये जो सब्सट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि साहचर्य नियम सब्सट्रैक्शन के लिए मतलब कि घटाने के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड में चाहती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं। तीसरा नियम कौन सा बताया था बच्चों मैंने, तीसरा नियम बताया था आपको मैंने वितरण लॉ, मतलब वितरण नियम बताया था। ठीक है, तीसरा बताया था वितरण नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये बच्चों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा होता क्या है, तो ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि 2 × 3 + 5। जब 2 × 3 + 5 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 3 और 5 8, 2 × 8 2 8 16। अब जैसे नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि वितरण नियम। वितरण मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, बट जाएगा। वितरण नियम, वितरण मतलब बटना, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो बट जाएगा। तो यही हमारा वितरण नियम है। देखो कैसे बटेगा, जैसे 2 × 3 + 5 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर,
उसकी इंटू हमारी 3 से भी हो रही है बच्चों। किससे हो रही है? 3 से भी हो रही है। और दूसरा है कि उसकी इंटू हमारी 5 से भी हो रही है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, 5th के स्टूडेंट है, अच्छे से पता होगा आपको कि 2 की इंटू 3 से भी की जा सकती है और 2 की इंटू 5 से भी की जा सकती है। और बीच में साइन कौन सा आएगा बच्चों? प्लस का। क्यों आएगा प्लस का साइन? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा प्लस का साइन है। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या करा? इसे बांट दिया। अब इसे बांटने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करके देखेंगे। क्या सॉल्व करने के बाद हमारा 16 आंसर आ रहा है? अगर हमारा 16 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मतलब कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बता रहे हैं वो उसका एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, 2 5 से कितना होता है बच्चों? 2 5 से हमारा होता है 10। ठीक है, अब देखो जब आप 10 को और 6 को जब प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? 16। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम में बच्चों आपको फिर से बता देती हूँ क्या करना है। वितरण नियम में आपको अगर ऐसे करके इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है, ऐसे करके अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा काम करना है कि इसकी ये जो 2 इंटू में है ना, 2 की इंटू करनी है 3 और 5 से। तो आपको क्या करना है? अलग अलग तोड़ के लिख देना है। मतलब 2 की इंटू 3 से भी करके दिखा देनी है, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 2 की इंटू 5 से भी करके दिखा देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वितरण नियम, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके माइनस के एग्जांपल लेके देखें बच्चों, माइनस के एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे 3 इंटू 9 माइनस 5 है, 3 इंटू 9 माइनस 5 है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 9, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 5। अब देखो बच्चों, इसे सॉल्व करके देखो और इसे सॉल्व करके देखो, क्या आपका दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है? तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 में से 5 गए, 4 बच्चे, और 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, ये हो गया 9 3 जा 27 माइनस 3 5 जा 15, मतलब कि 15। और जब हमने 27 में से 15 को जब हमने घटाया तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों? 12 आया। ठीक है, इसका मतलब कि माइनस के लिए भी ये जो रूल है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारा, वितरण नियम जो है वो हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये लागू हो रहा है इस पर। ठीक है, अब हम करके देख लेते हैं, इनटू करके देख लेते हैं। इनटू में क्या, इनटू में फॉलो होगा? देखते हैं, मतलब कि क्या गुणा का जब हम करेंगे तो कि ये इस नियम को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इस पे लागू होगा या नहीं होगा ये लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण नियम। तो 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी 4 दूनी 8 और 3 है 24। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4 बच्चों लिख सकते हैं क्या? लिख के देख लो। लिखा, 3 2 जा 6 आया, इंटू 3 4 जा 12 यानी 12 आया, 4 3 12 आया, 2 3 6 आया, 12 6 48 आया। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम गुणा करेंगे ना तो उस पर ये चीज जो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारा लागू नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब ऐसे करके नहीं होता है। ठीक है, इनटू में नहीं होता है। अगर हम ऐसे करके करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। ठीक है, क्यों? वैसे पता है बच्चों ये आंसर गलत आने का रीजन क्या है आप लोगों का? इस आंसर को गलत आने का रीजन ये है कि ये जो है ये सब आपस में गुणा में है ना, सब आपस में गुणा में है, तो इसे हम तोड़ ही नहीं सकते ना, है ना, इसे हम तोड़ ही नहीं सकते जब आपस में गुणा में है। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही इंटू हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नियम की। चौथा नियम हमारा कौन सा है बच्चे? चौथा नियम है हमारा पहचान तत्व। कौन सा है? पहचान तत्व, ठीक है। नहीं सॉरी बच्चों, चौथा नियम नहीं है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारा, एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा, और कम्यूटेटिव लॉ हो गया, और क्लोजर लॉ भी हो गया। नहीं, कम्यूटेटिव लॉ रह गया बच्चों। कौन सा रह गया हमारा? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फोर्थ रह गया हमारा क्रम विनिमय नियम। कौन सा रह गया बच्चों? क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो जो ये क्रम विनिमय नियम है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, क्रम विनिमय नियम मतलब कि क्रम का क्या कर देना है बच्चों? विनिमय मतलब एक्सचेंज कर देना है क्रम को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2+3, ठीक है। 2+3 करो तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या रहा है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब है 2+3 का क्रम चेंज करके क्या करो? 2 की जगह 3 लिख दो और 3 की जगह 2, मतलब 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? 5। मतलब कि हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब जो क्रम विनिमय नियम है, क्या ये हमारा किस किस पे लागू होता है? क्या ये हमारा योग पे लागू है? योग मतलब कि एडिशन। तो एडिशन का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था ना, लागू हो रहा था ना। चलो एक और बता देती हूँ। दूसरा क्या है? 3+9 करो, ठीक है। 3+9 करो, ठीक है। क्रम विनिमय में हम इसे कैसे करके लिख सकते हैं? 9+3। अब चेक कर लो क्या इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है? तो देखो 9 और 3 12 और 9 और 3 12, मतलब आंसर हो गए इक्वल, आंसर हो गया समान। इसका मतलब योग पे ये नियम लागू हो रहा है। दूसरा हम क्या ले लेते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। दूसरा क्या? घटा, ठीक है। क्या हमारा घटा पे ये लागू होता है या नहीं? घटा मतलब कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। तो 9 में से माइनस कर दो 5, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार, ठीक है, क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम 9 - 5 को क्या लिखेंगे? 5 - 9। अब चेक करके देखो क्या 9 में से 5 को घटाने पर और 5 में से 9 को घटाने पर आपका आंसर सेम आ रहा है? देखिए, तो जब आप 9 में से 5 को घटाओगे तो आपका आएगा बच्चों 4, ठीक है। और जब आप 5 में से 9 को घटाओगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा तो 4 ही, ठीक है, आएगा तो 4 ही, लेकिन किसका आएगा? माइनस का 4, घटा का 4 आएगा, ठीक है। और ये आएगा प्लस का 4, ठीक है। तो देखो डिफरेंस हो गया ना, दोनों में अंतर हो गया। 9 में से 5 को घटाया प्लस का 4, और 5 में से 9 को घटाया माइनस का 4, यानी कि ऋणात्मक में आ रहा है 4, इसमें धनात्मक में आ रहा है 4। तो इसका मतलब हमारा क्रम विनिमय नियम जो है वो घटा के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। इन पे एक आध तो क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। अब हम बात करते हैं अपने गुणा की, ठीक है। गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 5 × 9, ठीक है। 5 × 9 को जब हम क्रम विनिमय नियम में लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, तो कैसे लिखा जाएगा? 9 × 5 ऐसे लिखा जाएगा ना। अब देखो 5 ने
45, 5 9 जा 45 और 9 पंजे 45, मतलब 9 5 जा 45। मतलब कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आंसर सेम आने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्रम विनिमय नियम है वो गुणा पे लागू हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है बच्चों, अब हम एक और अब हम हमारा जो फोर्थ बचा वो ये बचा कि क्या ये डिवाइड पे मतलब कि भाग पे भी लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड पे यानी कि भाग पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में हम बच्चों आपसे बात कर लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए दिया, आपको हर चीज एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाने में बच्चों को भी अच्छे से समझ में आता है और टीचर्स को भी अच्छा लगता है समझाते हुए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज हमने 10 को, ठीक है, भाग दिया 5 से, 10 को भाग दिया 5 से। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, बहुत सरल सा है। ठीक है, और 10 को 5 से भाग देने पर बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 2। क्या आ रहा है बच्चों, 2, क्योंकि देखो 10/5 5 दूनी 10। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, 10/5 को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या करनी होती है, प्लेस चेंज करनी होती है, इनकी जगह एक दूसरे से बदलनी होती है। अब 5/10 का मतलब है कि हमें ऐसे करके भाग करनी है। ठीक है, अब जब बच्चों आप इसे भाग करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.5। क्या आएगा बच्चों, 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.5 जो है, ठीक है, और ये 2 जो है, ये दोनों अलग अलग आंसर हैं। इसका मतलब जो क्रम विनिमय नियम है वो हमारा भाग पर लागू नहीं हो रहा है, मतलब कि डिवाइडेशन जो है, डिवाइड जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं, मतलब कि एक बार आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि ये किस किस को फॉलो कर रहा है, किस किस को नहीं कर रहा है। तो क्रम विनिमय नियम हमारा देखो एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन को मतलब कि योग को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा हमारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन को ये फॉलो, ठीक है, नहीं करता। ठीक है, दूसरा तीसरा हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को, तो ये हमारा गुणा को फॉलो करता है। तीसरा है हमारा डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा भाग को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो योग को करता है, एडिशन को करता है, सब्सट्रैक्शन पे लागू नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होता है और डिवाइडेशन पे भी लागू नहीं होता। ठीक है, एडिशन मतलब जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रही है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन जो है वो हमारी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा एक टॉपिक आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पहचान तत्व। ठीक है, पहचान तत्व यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट होते हैं बच्चों जिनको जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर हमारी वही की वही संख्या बनी रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 9 में 0 को प्लस करते हैं तो हमारा 9 ही आता है, यानी 9 में हम 0 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, 9 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 0 है
ये जो 0 है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब पहचान तत्व है। मतलब कि वो संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस संख्या पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो हमारी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब पहचान तत्व। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम माइनस का ले लेते हैं। जैसे 7 में से माइनस करो 0 को, तो हमारा आंसर क्या आया? 7। यानी कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों हमारा क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है कि अगर हम 8 की इंटू यानी कि 8 की गुणा 1 से करते हैं, ठीक है, तो हमारा बच्चों क्या आता है? 8 आता है। 8 आता है ना, मतलब कि 8 की गुणा हमने 1 से करी तो 8 ही आया। तो मैंने आपको क्या बताया था? पहचान तत्व यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्लस करें, जोड़ें, माइनस करें, घटाएं, गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ऐसे नंबर से किसी से भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा वही नंबर आता है, तो वो उसका पहचान तत्व होता है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसलिए आपको अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा बच्चों, कि जो एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन होता है, ऐड मतलब कि जो योग होता है, तो योग के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्या होता है? 0 होता है। दूसरा है हमारा क्या है? दूसरा घटा, जिसे हम इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों? 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या में से हम 0 को घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी, और ऐसे ही किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी। ठीक है, तीसरा है 8 into 1 is equal to 8 आ रहा है, मतलब कि गुणा जब हम करते हैं तो गुणा में आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि पहचान तत्व हमारा बच्चों क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज है ये। मैं साइड में हट जाती हूँ जब तक। अच्छे से तैयारी करिए बच्चे, आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऐसे ही होगा मार्च या अप्रैल में। ठीक है बच्चों, जब तक आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का हम कल पढ़ते हैं। जब तक आप लोग इसे देखिए अच्छे से, इस पे क्वेश्चन लगाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछना है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करेंगे। धन्यवाद।